हेलो एवरीवन। एसए पेपर एनालिसिस ऑफ यूपीएससी सीएसई 2024 में आप सभी का स्वागत है। दिस इज मयूर सागर। निबंध पेपर विश्लेषण की इस कड़ी में एक्सेलेंसी आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडे यूपीएससी हैज कंडक्टेड इट्स द एसए पेपर ऑफ द सीएसई 2024। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि व्हाट द स्ट्रैटेजी यूपीएससी ने फॉलो किया, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन बिन आस्क्ड, उसके अंडरस्टैंडिंग, उसके नेचर को समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट स्ट्रैटेजी वन शुड फॉलो, जो कि 2025 सीएससी एग्जाम को अटेम्प्ट करने वाले हैं, और बहुत सारी चर्चा करेंगे। सो लेट मेक दिस सेशन फ्रूटफुल। सभी को पता है कि ऐसे जो पेपर है, दिस इज 250 मार्क्स का पेपर है, एंड ओवरऑल सिलेक्शन में एसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल ये काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, and in the final selection even essay play a very critical role, so that's why essay is very very important। सभी को पता है कि ये जो टोटल पेपर है वो दो सेक्शंस में क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो टोटल ऐसे पेपर में 8 क्वेश्चंस होता है ना। दिस ईयर यूपीएससी हैज आस्क्ड द 8 क्वेश्चंस। तो सेक्शन ए में 4 क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस होते हैं। इन 4 क्वेश्चंस में से दोनों सेक्शंस में आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, और आपको 1000 से 1200 वर्ड में इसे लिखना पड़ता है। यू हैव टू राइट इन एसे इन 1000 to 1200 वर्ड्स। सो क्वेश्चंस को देख के थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस द स्ट्रैटेजी और किस तरह का डिमांड होता है इस सब्जेक्ट का। अब यदि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, देन आप ये देखते हैं कि सेक्शन ए में एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी आपको। इससे आप लेमैन की तरह नहीं लिख सकते हैं। इट हैज़ टू बी मल्टीफेसेटेड। इससे के कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। इससे इट हैज़ टू बी मल्टी डायमेंशनल इन एस्पेक्ट, दैट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल के साथ क्या होना चाहिए? इससे शुड रिफ्लेक्ट द मल्टीफेसेटेड आंसर, है ना, मल्टीफेसेटेड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि essay should reflect the 3C formula. It means essay should be complete, essay should be consistent, and essay should be coherent, है ना। दिस इज द 3C फॉर्मूला कि essay में आपके मल्टीफेसेटेड आंसर्स के साथ साथ ये 3C को फॉलो होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि essay किस तरह से इस बार अपने को इवॉल्व किया है। हम लोग यदि फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए से, फॉरेस्ट प्रीसीड द सिविलाइजेशंस एंड द डेजर्ट्स फॉलो देम। जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चंस है और इसमें एक बहुत ही बेहतर इससे लिखा जा सकता है। तो कुछ सेशन को आगे बढ़ाने के पहले क्वेश्चंस को देख लें कि सर यूपीएससी सीएसई 2024 में किन किन क्वेश्चंस को पूछा गया। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन कि फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशंस एंड डेजर्ट्स फॉलो देम। इसमें एक आपको इंटरलिंकेज, कनेक्टिविटी और साथ ही साथ इंटीग्रेशन पावर का इसमें टेस्टिमोनियल है। आपके अलग अलग जनरल स्टडी के सब्जेक्ट्स का यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड वे है, क्योंकि ऐसे की जहाँ तक बात है, ऐसे रिक्वायर्स ए व्हाट स्किल ऑफ इंटीग्रेशंस अमंग द ऑल द सब्जेक्ट्स, वेरियस सब्जेक्ट्स। आपका कितना एनालिटिकल पावर है, कितना इंटीग्रेटिंग पावर है, यही आपका एसे में, मतलब इट इज ए एप्लीकेशन ऑफ व्हाट दैट इज कॉल्ड ट्रू विजडम ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। ये ऐसे आपके ट्रू पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, बिकॉज अल्टीमेटली यूपीएससी आपके यूनिक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। सो दिस इज द फर्स्ट ऐसे। आपको क्या लिखा जाना चाहिए उस पर थोड़ी चर्चा आज हम लोग करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कि द अंपायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द अंपायर्स ऑफ द माइंड। यहाँ पर आप कोई भी देख रहे हैं कि कोई स्टेट या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, जैसा आप एक मिथ हम लोग पाल के रखते हुए हैं। इससे रिक्वायर्स एनालिटिकल पावर। एनालिटिकल पावर्स कम्स थ्रू द कंप्लीशंस ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे जैसे आप जीएस पेपर को कंप्लीट करते हैं, एंड कंप्लीशंस के साथ साथ द रिविजन एंड देन द रिगरस प्रैक्टिस विद द राइटिंग, ये सारी चीजें आपके ऐसे सब्जेक्ट में अच्छा करने के स्कोप को बढ़ाता है। सो सेकंड इज द एम्पायर ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड, है ना। थर्ड जो ऐसे है, ये दैट इज द थर्ड ऐसे ऑफ सेक्शन ए। देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। खुशी का कोई रास्ता नहीं है, खुशी ही रास्ता है। इट मीन्स आप यहाँ पर इस वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स फ्रॉम द एथिक्स, इससे पूछा गया है। एक फिलोसॉफिकल ऐसे है, फिलोसॉफिकल ऐसे आप यहाँ पर डाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड
that is called the theory given by the Plato, that is called ethics of happiness. एरिस्टोटल, अब वर्च्यू एथिक्स को भी यहाँ पर डाल सकते हैं, राइट. देन इट बेसिकली फोकस ऑन कि हैप्पीनेस इज द पाथ, मतलब यू शुड फोकस ऑन द प्रोसेस, है ना. जैसे हम लोग बोलते हैं कि यूपीएससी प्रिपरेशन में दैट इज कॉल्ड सक्सेस मैटर्स करता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट द प्रोसेस इज, व्हाट यू लर्न फ्रॉम द प्रोसेस. When you start loving the process, then there the success ultimately determines. So there is no path to happiness. Happiness is the path. मतलब happiness कोई end नहीं है. Happiness क्या है? It is a means. The means end paradigm of the public administration will help you. Ethics of happiness will help you, है ना. Similarly, materialistic scholars, thinkers को भी आप यहाँ डाल सकते हैं. तो इस तरह से आपका जो essay का आंसर्स होगा वो मल्टीफेसेटेड होगा. एक एक टॉपिक में अलग अलग वीडियोज आएगा, शॉर्ट वीडियोज में. तो आज का ऑब्जेक्टिव है कि जस्ट क्विकली टॉपिक के नेचर ऑफ क्वेश्चंस को समझा जाए और उसके बाद थोड़ा स्ट्रैटेजी पे बात किया जाए. फोर्थ क्वेश्चन जो है आज पूछा गया कि द डाउटर इज ए ट्रू मैन ऑफ साइंस. व्हाट डू यू मीन बाय साइंस? साइंस मीन्स द दैट इज कॉल्ड इंक्विजिटिव आइडियाज. इंक्विजिटिव आइडियाज. द साइंस मीन्स द दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटेशंस. साइंस इज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल स्टडीज, है ना. सो दैट्स वाई ये साइंटिफिक टेम्पर ये कहाँ से आएगा? दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन से, द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉलेज से. सो डाउट इज व्हाट? डाउट इज अ प्रीकर्सर फॉर व्हाट? गो फॉर एक्सपेरिमेंटेशन. Experimentation will it going to establishes a correlations between what cause and effect relationship, है ना. क्या करता है ये? cause and effect relationship. So जब तक नहीं आपका डाउट होगा, डाउट means what? There shall be that is called inquisitiveness to find out a new concept. So डाउट ही क्या करता है? आपके empirical experimentation study का बेस है और इस तरह के आइडिया is what? इसका टॉपिक है संदेह करने वाला ही विज्ञान का सच्चा आदमी है. ये बड़ा एक फेमस टॉपिक है, इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है कि डाउट समटाइम इट इज फॉर एलिमेंट फॉर व्हाट? दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटेशंस. इट इज फॉर एलिमेंट फॉर एक्सप्लोरेशंस. तो साइंस फोकस ऑन व्हाट? एक्सप्लोरेशंस. साइंस इज गोइंग टू एस्टैब्लिशेस ए रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, मींस एंड पैराडाइम. सो ये सारी चीजें साइंस के कंपोनेंट है. बिकॉज इफ यू ट्राई टू डिफाइन साइंस, व्हाट इज साइंस? साइंस इज अ नॉलेज. But क्या all kinds of knowledges are called science? No. A systematic and formulated knowledge is called science. So what is science? Science is a knowledge, right? Science is what? It is a knowledge. But all kinds of knowledges are not called science. A systematic and the formulated knowledge is called science. Systematic plus formulated knowledge is called science. The systematic and formulated knowledge, it requires what? It means end correlations. It requires cause effect correlations. It requires the experimentation. It requires what? Inquisitive explorations of the doubts. So ये सारे टॉपिक आप इस आंसर्स में रिफ्लेक्ट करा सकते हैं. If you go to the next topic, it is a very important topic क्योंकि इससे है आपके हर एक डायमेंशंस को कवर करता है अलग अलग टॉपिक्स के थ्रू. The topic is the social media is triggering fear of missing out amongst the youth, precipitating depressions and the loneliness. कि जो सोशल मीडिया युवाओं में खो जाने का डर पैदा कर रहा है जिससे अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है. एक हैंड में सोशल मीडिया के इम्पैक्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट को आपको हाईलाइट करना, दूसरे हैंड में सोशल मीडिया इस सोशल मिलियो में, सोशल करिकुलम में ये किस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, किस तरह से जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, ह्यूमन रिसोर्स के डायमेंशन में स्पेशली द यूथ एम्पावरमेंट जो हमारा डिविडेंड है उसमें कहीं ना कहीं एक दैट इज कॉल्ड द एक कल्चर ऑफ एलिबिस ऑफ व्हाट? दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन, लोनलीनेस पैदा कर रहा है ना. टुडे घर में सामने रहते हुए भी हम दूर हैं, मोबाइल से कनेक्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं अकेलेपन में खो जाने का डर है. That is something called Evans say prostitution of personality, separation of personality and even bureaucracy के टर्म इसे क्या बोलते हैं? alienation from the self, alienation from the self, right? So हम अपने से ही अलग होते जा रहे हैं ये सोशल मीडिया के दौर में. लेकिन सोशल मीडिया क्या है? इट इज कॉल्ड फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी. इस फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी से में युवा कहीं ना कहीं दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक न्यूक्लियराइजेशन की ओर जा रहे हैं. सो कहीं ना कहीं ये
डिप्रेशंस और कहीं कहीं लोनलीनेस, ये एक सोशल खतरा है, इस डायरेक्शंस में भी बढ़ते जा रहा है। तो इससे कभी भी नेगेटिव एंटिसिपेशंस, नेगेटिव एक्सट्रापोलेशन से खत्म नहीं होता है। इससे रिफ्लेक्ट्स मल्टी डायमेंशनल थिंग, क्योंकि आपको 1200 वर्ड्स में अ वर्ल्ड पिक्चर प्रोड्यूस करना होता है। तो आपको हर एक एस्पेक्ट को कवर करना है। आप इस टॉपिक को किसी कोटेशंस या फिर पॉजिटिव लाइन से शुरू करेंगे। बॉडी पार्ट में आप अलग अलग डायमेंशंस को रिफ्लेक्ट करेंगे, लाइक कॉन्सिक्वेंसेस, रिपरक्यूजन्स, एंड देन फिर आप कंक्लूड जब करेंगे तो चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे, एंड देन यू शुड राइट द वे फॉरवर्ड, है ना। तो वे फॉरवर्ड पे भी आपको आंसर्स लिखना है इससे में, राइट। तो ये सेक्शन ए के 4 क्वेश्चंस थे। देन यू गो टू द सेक्शन बी, एंड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, नियरली ऑल मेन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज ये हम लोग लिंक कर सकते हैं कि टुडे वी नीड ए बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम लोग बात करते हैं कि दैट हर एक चीज़ों में टुडे वी आर बेसिकली डिस्कस अबाउट व्हाट इथिकल गवर्नेंस, है ना। इथिकल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। वी शुड हैव ए प्रोफेशनल गवर्नेंस, साथ ही साथ हमें कैसे गवर्नेंस चाहिए, ए वर्चुअस गवर्नेंस दैट वी कॉल इथिकल गवर्नेंस, बिकॉज टुडे वी फोकस ऑन गुड गवर्नेंस अप्रोच। Today we focus on good governance approach. So good governance requires a multi-stakeholder networking approach. What is good governance? It is a multi-stakeholder networking approach, right? Networking approach. Today we focus on community participation. Today we focus on inclusive participation. Today we focus on giving powers to that empowered citizenry. So यहाँ पर बात हो रही है कि इस गवर्नेंस इकोसिस्टम में हम सभी ना एडवर्सिटी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो ट्रू कैरेक्टर है वो कब दिखता है, जब उसको पावर दिया जाता है। जैसे एक मूवी आई थी दैट इज कॉल्ड बिहार डायरीज, उसमें क्या कहा गया था, जैसे जब इंटरव्यू पैनल में छोटा सा क्लिप दिखाया गया है, क्या उसमें बताया गया है कि दैट इज कॉल्ड पावर करप्ट्स द मैन, राइट। सो इस उसी सेंस में है कि क्या जब आपको एक्चुअल में कैरेक्टर, उसके वर्च्यू को चेक करना है तो क्या करना चाहिए, उसे पावर देखे तो क्या वो मिसयूज ऑफ पावर कर रहा है। तो ये मिसयूज ऑफ पावर एक इसका जो हिडन एसेंस है कि हमें किस तरह के गवर्नेंस, किस तरह के सिविल सर्वेंट चाहिए। नाउ वी शुड हैव एन इथिकल गवर्नेंस, वी शुड हैव ए वर्चुअस सिविल सर्वेंट। जैसे ये क्यों पूछा जा रहा है कि अभी कुछ ही समय पहले बहुत सारे केस स्टडीज हाईलाइट हुए जिसमें आईएएस के साथ भी फोर्जरी के केसेस हुए। जैसे कि झारखंड में एक केस स्टडी आया जिसमें आपका पूजा सिंघल जो करप्शन के चार्ज में पकड़ाई गई। बहुत सारे ऐसे आईएएस हैं जो मोरल कॉन्फिडेंस डाउन करते हैं, बिकॉज आईएएस इज नॉट ए जॉब, IAS is all about a service. It is an office of public trust and confidence. हजारों युवा इस सर्विस में आने के लिए अब दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं। एक मोरल सेटअप किया गया है, एंड दैट्स व्हाई ये इंस्टीट्यूशंस ऑफ द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है। इट इज एन इंस्टीट्यूशंस ऑफ द चेंज, हरबिंजर फॉर द चेंज इन द सोसाइटी है ना। एक IAS जब खड़ा होता है तो हमें एक एलिमेंट है, बिकन ऑफ लाइट हमें तुरंत दिखता है। तो वो IAS हो सकता है कि हमें किस तरह की अभी जरूरत है, इस गवर्नेंस एरा में हमें एक वर्चुअस गवर्नेंस, एक वर्चुअल सिविल सर्वेंट की जरूरत है। तो यही चीज बोल रहा है कि मनुष्य जो है वो विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकता है, लेकिन उसके चरित्र को परखने के लिए उसे शक्ति दे, मतलब उसके वर्चुअस इथिक्स की टेस्ट होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ आपके मल्टीफेसेटेड आंसर्स आप कैसे इसमें लिख सकते हैं ना, यहाँ पर कुछ कुछ थिंकर्स को भी आप कोट कर सकते हैं, जस्ट लाइक द एरिस्टोटल प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअस इथिक्स, है ना। एरिस्टोटल का वर्चू इथिक्स आप यहाँ पर इस स्कूल ऑफ थॉट से हेल्प होगा। सिमिलरली गवर्नेंस के एंगल से अभी मैंने बात करा। सिमिलरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देयर इज कॉल्ड एमेच्योर साइकोलॉजिस्ट, है ना। एमेच्योर साइकोलॉजिस्ट देयर इज अ टर्म, इसको आप यूज कर सकते हैं। देयर इज अ नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव इलिट्स, है ना। देयर इज अ नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव इलिट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव इलिट्स का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव इलिट्स का मतलब होता है कि जो भी लीडर्स हों, एडमिनिस्ट्रेटर हों, वो कैसे होने चाहिए। इट शुड हैव ए हार्ड स्किल एज वेल एज सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल के साथ साथ कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट स्किल भी होना चाहिए। उनके पास एक डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज भी हो, लेकिन साथ ही साथ एम्पैथी, इथिकल कैरेक्टर भी होना चाहिए, तभी वो एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटर और अभी के टाइम में गुड एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। एंड वी ऑल्सो
एक्सपेक्ट फॉर सच टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैरेक्टर, राइट। इसमें बहुत सारे और डायमेंशन को ऐड ऑन कर सकते हैं, हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस पे कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन को ज्वाइन करने के लिए हमारे क्लासरूम को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। दैट इज एक्सेलेंसी IAS लोकेटेड एट बोकारो, रनिंग अंडर द गाइडेंस एंड tutelage ऑफ मिस्टर मयूर सागर, राइट। So nearly all man can stand adversity, but to test the character, give him the power. This is the main essence of this topic. समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है all ideas having the large consequences are always simple. जो भी वंडर्स होते हैं ना, हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि the you can do wonders means आप जब तैयारी करते हैं, जैसे आप एस्पिरेंट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, यू आर एस्पायरिंग टू बिकम एन IAS ऑफिसर। आप बहुत सिंपल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन आप यूपीएससी की परीक्षा को जब पास करेंगे, जिसका शुरुआत हो चुका है, ये एसए जीएस पेपर ऑप्शनल की तैयारी जब करते हैं दिन रात करते हुए आप IAS बनते हैं, तो डजंट मैटर कि आप किस बैकग्राउंड से हैं। सो ऑल आइडियाज हैविंग द लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस आर ऑलवेज सिंपल, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कीप द प्लॉट ऑफ लाइफ सिंपल, राइट, कीप द प्लॉट ऑफ लाइफ सिंपल। इट मीन्स जो भी वंडर्स करते हैं, जो बड़े होते हैं, वो कैसे होते हैं, योग्य होते हैं, है ना। जैसे देयर इज अ वेरी फेमस कोटेशन इन संस्कृत, जैसे एजुकेशन शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है, विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रता पात्रते ते धनम आतुनोति धनम ते धर्मात् सुखम, है ना। सो विद्या जो प्राप्त करना है उससे विनय की प्राप्ति होती है। विनय कैसे आता है, योग्यता से आता है, योग्यता से आप धन अर्जन करते हैं और उस धन से धर्म के कार्य किए जा सकते हैं। तो ये छोटा सा मैसेज हमें इस एसेंसफुल एसे को लिखने में हेल्प करेगा कि कोई भी आइडियाज, कोई भी एक्ट, कोई भी एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, सिंपल। हमारी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, सिंपल। लेकिन हमारे जो इम्पैक्ट कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होने चाहिए, वंडर्स, राइट। सो बड़े परिणाम वाले सभी विचार सदैव सरल होते हैं, है ना। तो ये चीजें हमको रिफ्लेक्ट कराना है। द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस दैन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। ये बहुत ही फेमस, इसमें अपने जितने भी इमेजिनेटिव आर्टिकल्स हैं, जितने भी आपके पास कॉम्पिटेंसी है, क्रेडेंशियल्स हैं, आप उसको यहाँ रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। ये बोल रहा है कि गलत होने की कीमत कुछ न करने की कीमत से कम है। जैसे हम लोग बोलते हैं व्हाट डू यू मीन ऑफ ह्यूमन बीइंग, या बीइंग ह्यूमन का क्या मतलब होता है। बीइंग ह्यूमन का मतलब है कि टू बी रैशनल एंड टू बी ऑटोनॉमस। टू बी रैशनल, ह्यूमन बीइंग इज अ लॉजिकल ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग इज अ थिंकिंग ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग इज एन एक्सपेरिमेंटिंग ह्यूमन बीइंग। कि मतलब ह्यूमन बीइंग इस डर से चुपचाप नहीं रहता है कि मैं गलत हो जाऊंगा, है ना। जैसे मैं बात करूं, देयर इज ए थॉमस फिलोसोफर नेम्ड थॉमस हॉब्स, सभी लोग जानते हो। थॉमस हॉब्स ने क्या बोला है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ द स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। तो इवोल्यूशन ऑफ स्टेट, ओरिजिन ऑफ स्टेट में ही स्टार्टेड हिज थ्योरी कि देयर वाज ए कंडीशन कॉल्ड नेचर ऑफ स्टेट। और उस नेचर ऑफ स्टेट में क्या थे, ह्यूमन बींग्स जब एब्सेंट ऑफ एंथ्रोपोमॉर्फिक लॉज, मर्सी ऑफ नेचर रहते थे, तो उस मर्सी ऑफ नेचर में भी ह्यूमन बींग एक्सेल किए। और भी एनिमल कैरेक्टर्स हैं, क्रिएचर्स हैं, उन सब से ह्यूमन बींग अलग कहाँ होता है, थॉमस एक्विनॉस, है ना, बोलते हैं ना कि ह्यूमन बींग क्या है, देयर इज कॉल्ड फ्रेगमेंट ऑफ डिवाइनिटी, है ना, फ्रेगमेंट ऑफ डिवाइनिटी। ह्यूमन बींग हैव पावर ऑफ रीजनिंग, ह्यूमन बींग हैव क्रिटिकल थिंकिंग, और ये सब चीजों के चलते यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ह्यूमन बींग टू डू एक्सपेरिमेंटेशन। बेटरमेंट आप ह्यूमन बींग से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सिविलाइजेशनल प्रोग्रेस ह्यूमन बींग के प्रॉपर एग्जीक्यूशन पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये बोल रहा है कि गलत होने की कीमत कुछ न करने की कीमत से कम है। ये तो फिर वो आइडिया हो गया ना, नियतिवाद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि जो बिंदुसार हैं, वो बिंदुसार किस स्कूल को फॉलो करते थे, दैट इज कॉल्ड आजीविका सेक्ट, है ना। आजीविका माने आजीविका सेक्ट का मतलब नियतिवाद। वो क्या बोलते थे कि सब कुछ कर्म करने में कुछ नहीं रखा गया है, जो आपके भाग्य में है वो मिलेगा। सो इसका मतलब है, लेकिन ह्यूमन बीइंग एक साइंटिफिक एनिमल है, एक ह्यूमन बीइंग एक्सप्लोरिंग एनिमल है, सो दैट्स व्हाई वो एक्सपेरिमेंट करेगा। एक्सपेरिमेंट नहीं करता तो क्या बल्ब का इन्वेंशन होता, एक्सपेरिमेंट नहीं करता तो क्या आपके पास रॉकेट्स या फिर कोई एरोप्लेन्स का इन्वेंशन होगा, एक्सपेरिमेंट नहीं करता तो क्या आज 5G टेक्नोलॉजी होता, एक्सपेरिमेंट नहीं करता तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता, रोबोटिक्स होता। तो ये सब चीजें एक्सपेरिमेंटेशन से, एलिमेंट ऑफ डाउट से, और दैट इज कॉल्ड कुछ करने की तमन्ना से ही किया गया है, और तभी जाके एक बेटर वर्ल्ड की कल्पना की जा सकती है। सो दैट्स व्हाई
कि कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स में डाउट होगा कि मैं टेस्ट सीरीज बाद में कर लूंगा, यार इतने पैसे लग रहे हैं, मैं बाद में कुछ और तैयारी कर लेता हूँ, अभी कुछ छोटे मोटे तैयारी कर लेता हूँ। व्हाट इज दिस कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग? बट डियर, लाइफ इज ए गिफ्टेड वन, है ना। दिस द फ्रूटफुल एज, और जब से सबसे एनर्जेटिक एज यदि आपका निकल गया 32 ईयर्स, बाद में आप उन पैसे, उन मोमेंट्स के साथ क्या करोगे? बिकॉज दिस इज द टाइम जब आप क्या करते हैं, डेयर टू डूम्ड और डेयर टू डाई, राइट, डेयर टू डूम्ड और डेयर टू डाई। सो ये सारी चीजें हैं कि इफ यू डाई, जैसे एक उर्दू में कहावत है ना कि जिंदगी एक खाक है जिसका मौत ही अंजाम है, मौत के बाद जीना है ये जिंदगी का नाम है। यूपीएससी तैयारी भी उस है कि दैट इज को सागर की थाती में आप मेहनत करते चले जाओ, और जब आप में निखार होगा, सिलेक्शन होगा, तो आप क्या करेंगे? वंडर्स करेंगे, और उस कॉस्ट को कोई भी कॉस्ट उसको बराबरी नहीं कर सकता है। लेकिन ये समय यदि छूट गया तो इस जो लॉस है उसकी भरपाई भी जिंदगी भर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो कभी भी इस एलिमेंट ऑफ डाउट में नहीं रहना है। तो ये आपका बहुत ही प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट से ऐसे है, इसमें आप बहुत सारे हिस्टोरिकल पास्ट के एग्जांपल्स डाल सकते हैं। दैट कॉन्टेक्स्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जो आपके बाइजेंटाइन किंग्स में सक्सेसफुल ग्रेट रूलर्स हुए, वो मॉडर्न टाइम से बहुत सारे स्कॉलर्स आप डाल सकते हैं। केस स्टडी ऑफ द इसरोज, ऑल दी जो डाल सकते हैं कि अभी मॉडर्नाइजेशन अप्रोच में जितने भी एक्सपेरिमेंट एंड सक्सेसफुल एंडेवर्स हुए, ये सभी न कहीं इसी एस्पेक्ट में, इसी पैराडाइम में कहीं ना कहीं फिट होता है, राइट। तो आप इस तरह के टॉपिक को मेंशन करके बहुत मल्टीफेसेटेड आंसर्स बना सकते थे, ठीक है। सो ये आपके 8 टॉपिक्स हैं जो इस साल यूपीएससी सीएसई 2024 में पूछा गया। इसी के टॉपिक 2 सेक्शंस में क्वेश्चन पूछे गए, और ये दोनों सेक्शंस में से आपको 1000 से 1200 वर्ड में 2 इससे लिखना था, है ना। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने ये देखा कि क्या क्या टॉपिक्स, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि इससे प्रिपरेशन रिक्वायर्स ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, और कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ एक रिगरस एग्जीक्यूशन प्लान्स। आपका प्रैक्टिस बहुत पैरामाउंट होना चाहिए। विदाउट द प्रैक्टिस आप अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी जो एसे है, इट इज व्हाट, किसी एक स्कूल ऑफ थॉट्स या किसी एक करिकुलम में नहीं सीखा जा सकता है। इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर जनरल स्टडी पेपर, देन इंटीग्रेशंस, अंडरस्टैंडिंग, इंटीग्रेशन एंड देन प्रैक्टिस, है ना। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग, then integrations and then the ultimate practice, ठीक है। that is called UIP formula for the essay paper। आप इसको फॉलो करें, you can do wonders। आपको पता ही नहीं चलेगा how you are started writing a very beautiful and scoring essay। so for the essay classes you can join the Excellency IAS, that is called captive programs, and we basically provides you that is called year long essay program, जहाँ पर आप under the mentorship आप अच्छे तरह के essay, and then under the exam curriculum and similar circumstances you write an essay on every Sunday, right? So essay is all about the very good type of the question you can possibly think about this year paper. Tomorrow your general study paper, keep reading, अपने तैयारी को अच्छे से रखें, and very good luck for the tomorrow exam। You come out with a flying color and you give your the best of your effort in the tomorrow's paper, and the very good luck for the next coming examinations। So that's all for the today's session। We will also bring similar session when the general study paper will be conducted। Thanks for the watching। जय हिंद, जय भारत।